हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है और एक तरह से मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में। ये थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम पढ़ने की बात करें या थर्मोडायनेमिक्स में किस चीज़ की हम एनालिसिस करते हैं तो आप ये कह सकते हो कि एनर्जी, एंट्रोपी, तो उसका एक एस्पेक्ट है एनर्जी। एनर्जी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज एनर्जी, व्हाट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डू एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स एंड हाउ एनर्जी इंटरेक्ट्स विथ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे और डेप्थ में जाएंगे चीज़ों के। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इस टॉपिक को इलेबोरेट करना ताकि आप लोगों की जो हमेशा के लिए जो समस्याएं रही हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो लेट अस सी हमारा जो ये लेक्चर है वो क्या क्या कंटेन करेगा। पहले तो हम देखेंगे कि एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हम टोटल एनर्जी देखेंगे, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये देखेंगे। इंटरनल एनर्जीज के फॉर्म देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हीट ट्रांसफ़र देखेंगे और एनर्जी का इंटरेक्शन कैसे होता है एक सिस्टम के साथ। या तो एनर्जी का इंटरेक्शन हीट के फॉर्म में होता है, वर्क के फॉर्म में होता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद साइन कन्वेंशन देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स देखेंगे, ठीक है। आगे अगर हमारे पास समय बचा और एक्सटेंड हुआ तो और कुछ इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि देखो एनर्जी बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है, बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए अब एनर्जी के बारे में एक एक चीज़ करके मैं डिस्कस करता हूँ और समझते हैं। ध्यान से देखना। तो पहला हमारे दिमाग में वर्ड आया एनर्जी। देखो एनर्जी की डेफिनेशन आप बचपन से सुनते आ रहे हो, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। बस आप ये समझते हो कैपेबिलिटी टू डू वर्क। लेकिन एनर्जी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। ये भी अलग बात है कि आप एनर्जी की क्वालिटी पे ये डिपेंड करेगा कि आप उससे कितना वर्क कर पाओगे। तो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर आप बात करो तो एनर्जी जो है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है जिसकी हम अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं। तो एनर्जी की अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो पूरी की पूरी जो दुनिया है, एवरीथिंग इफ़ यू ऑब्जर्व, तो कहीं ना कहीं एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेट करने के लिए। अगर आप देखो आपकी बॉडी को रन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कहीं अगर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ कहीं एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कहीं एनर्जी लिबरेट होती है। कहीं अगर किसी पिस्टन को मूव करना है तो वहाँ प्रेशर एनर्जी का यूज होता है। तो एट डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर यूटिलाइज। कहीं पे काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण होती है तो कहीं पे पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज होती है। अब इस एनर्जी को अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के चश्मे से देखूं तो पहला जो क्वेश्चन आता है, पहला पोर्शन आता है जब भी आप एनर्जी पढ़ते हो तो आपको एक बड़ा बेसिक सा लॉ है जो आपको बचपन से पढ़ाया जाता आ रहा है, लेकिन अब हम थोड़ा सा उसको डिटेल में यूज करने वाले हैं। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाया गया कि जो एनर्जी है कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन
neither be created nor be destroyed। ये बताया गया कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अब बात आती है कि अगर ऐसा है तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि अगर एनर्जी कंजर्व भी होती है तो फिर एनर्जी को लेके हम इतने चिंतित क्यों रहते हैं, इतने सारी डिस्कशंस क्यों होती है कि एनर्जी को बचाओ, एनर्जी को बचाओ। तो एनर्जी कंजर्व्ड होती है, जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं तो एनर्जी कंजर्व्ड है। अब एनर्जी अगर कंजर्व्ड है तो उसको बचाने की क्या ज़रूरत है, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के रास्ते से समझेंगे कि आखिर होता क्या है। जैसे समझो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि एक हॉट कप ऑफ कॉफ़ी को रूम में रख दिया। अब ये एनर्जी उस रूम के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब कॉफ़ी आपकी कूल हो गई। लेकिन एक ठंडी कॉफ़ी को अगर आप उस रूम में रखोगे तो वो कॉफ़ी गर्म नहीं होती है। मतलब क्वालिटी ऑफ एनर्जी से कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो यहाँ जब भी हम एनर्जी बताने की बात करते हैं तो हम एनर्जी की क्वालिटी बचाने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। अब किसी भी सिस्टम की अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम की हम एनालिसिस कर रहे हैं तो ध्यान से समझो, अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है तो थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इस सिस्टम के पास अपनी एक एनर्जी होगी और उस एनर्जी को वो एक नाम दे देता है, दैट इज टोटल एनर्जी। अभी सिस्टम का कोई भी स्टेट हो, कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, उस केस में इस सिस्टम के पास एक टोटल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। थर्मोडायनेमिक्स कभी भी इस टोटल एनर्जी के बारे में इंटरेस्टेड नहीं होता है, इसकी वैल्यू के बारे में इंटरेस्टेड नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक पर्पज है कि ये एनर्जी कितना चेंज कर रही है, मतलब डेल्टा टी के बारे में, डेल्टा टोटल एनर्जी कितना हो रहा है उसके बारे में जो है एनालिसिस करके थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि इतनी एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ तो टोटल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। दैट इज व्हाट द पर्पज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज। बट अगर हमने स्टार्ट कर दिया कि थर्मोडायनेमिक्स टोटल एनर्जी के चेंज को स्टडी करता है तो वी मस्ट बी अवेयर दैट व्हाट टोटल एनर्जी इज। टोटल एनर्जी आखिर में क्या होती है, समझो थोड़ा सा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको डिटेल में समझना। देखो, जैसे आप समझो इसको, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई इसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम ये मानते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा, एक इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, एक इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स अपने बॉन्ड लेंथ के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ध्यान समझ लो, टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी जो होता है वो इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होता है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का पार्ट होता है। देखो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी
ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है, ध्यान समझ लीजिए। मैंने पहले भी बोला था कि जहाँ पे मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात आएगी उसको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा और आपको बता दूंगा कि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आती है। लेकिन जब हम एटम वाइज जाते हैं, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन पे जाते हैं, तो दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड एंड कंबाइनली नोन एज इंटरनल एनर्जी। तो ये बात समझ लीजिए, अगर ये सिस्टम मान लीजिए सर्टेन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, किसी भी रेफरेंस में, किसी रेफरेंस से किसी पोजीशन पे है जिससे इसकी एनर्जी का असर पड़ता है, तो ये इसकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड इस पर्टिकुलर सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी होगी ड्यू टू रोटेशन मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स। दोज ऑल एनर्जीज आर टर्म्ड एज इंटरनल एनर्जी। वो कंबाइंड होके इंटरनल एनर्जी का नाम बनाते हैं। अब हम देखते हैं, तो इसमें टोटल एनर्जी को अगर मैं बात करूं तो मैं एक छोटा सा ऐसे प्रिसाइज लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज टर्म्ड एज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कॉम्बिनेशन ऑफ all macroscopic and microscopic energies of a system is termed as total energy of the system। अब मैंने दो वर्ड यूज किया कि मैक्रोस्कोपिक एनर्जी और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी कौन कौन सी होती है। देखो, अगर एनर्जी की बात हमने छेड़ दी है तो लेट अस स्टडी इन ए वेरी डेप्थ मैनर। कहीं भी अगर आपको डाउट आए तो पूछ लेना। ओके, तो अब हम देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिक एनर्जी में क्या आएगा भाई, एंड देन माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में क्या आएगा। तो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी, मैंने पहले ही आपको बताया कि मैक्रोस्कोपिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, एंड सेकंड आएगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम रिलेटिव टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव जो वेलोसिटी ऑफ सिस्टम हमें दिखाई देता है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हमारे पास डिटरमाइन करता है। तो याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू वेलोसिटी, ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। दूसरा होता है पोजीशन रिलेटिव टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो भी पोजीशन है उसके हिसाब से उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये हमारी मैक्रोस्कोपिक एनर्जी हो गया। सेकंड आता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी में मैंने पहले ही आपको बताया कि उसकी केमिकल एनर्जी होगी, उसकी रोटेशनल एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन इन सभी एनर्जीज को एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। एक एक करके समझेंगे और बेहतर वे में समझेंगे। जो फॉर्म है दैट इज लेटेंट एनर्जी, अभी बताऊंगा लेटेंट एनर्जी क्या होती है। सेकंड है सेंसिबल एनर्जी, सेंसिबल एनर्जी, सेंसिबल एनर्जी। एंड थर्ड है लेटेंट एनर्जी, सेंसिबल एनर्जी, एंड थर्ड इज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। और फोर्थ है न्यूक्लियर एनर्जी। latent energy, sensible energy, chemical energy and nuclear energy, these are the microscopic form of energy। अब बात आते हैं कि ये latent energy, sensible energy क्या होती है, chemical energy क्या होती है और nuclear energy क्या होती है। latent energy याद रखिए, latent energy
is the energy associated with phase change. Energy associated with phase change. With phase change. जो एनर्जी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के फेज को चेंज करने में यूटिलाइज होती है, जैसे आप समझो सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है, दैट इज लेटेंट एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। नेक्स्ट आता है सेंसिबल एनर्जी। सेंसिबल एनर्जी is associated with the kinetic energy of the atoms and molecules। सिंपल सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड है तो डायरेक्टली टेम्परेचर चेंज से एसोसिएट करेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इसको माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में रखने का कारण यही है कि ये टेम्परेचर चेंज को गवर्न करता है। टेम्परेचर चेंज को कैसे गवर्न करेगा? बाय गवर्निंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये सेंसिबल एनर्जी होती है। सेंसिबल एनर्जी जो एसोसिएटेड होती है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से एसोसिएटेड होती है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लीजिए। और इससे क्या डायरेक्ट गवर्न होता है? दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, वो गवर्न होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आती है आपके पास केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी जो कि एटॉमिक बॉन्ड्स के बनने या टूटने पे यूज होती है, दैट इज केमिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूक्लियर एनर्जी अगर समझो तो हमको बचपन से सिखाया जा रहा है कि प्रोटॉन को रिपेल करेगा, लेकिन न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन एक साथ होते हैं तो उसको टाइटली बॉन्ड करने वाली एनर्जी, शॉर्ट रेंज एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में हम जो डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, लेटेंट एनर्जी, सेंसिबल एनर्जी की स्टडी करेंगे, कहीं कहीं पे केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की अभी हम स्टडी नहीं करने वाले हैं। आगे जब आप एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाते हो तो जब आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, वहाँ आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में स्टडी किया जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक एनर्जी एंड माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। मैक्रोस्कोपिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात की जा रही है। माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में मेनली जो कंसर्न एनर्जी होती है वो हमारे पास चार होती है, दैट इज लेटेंट एनर्जी, सेंसिबल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आती है, दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जीज भी आती हैं, तो वो उसके अंदर ही कंसिडर्ड हो जाती हैं। तो ये ध्यान से समझ लीजिए। अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब भी कोई क्लोज सिस्टम अगर एनर्जी का इंटरेक्शन करेगा, क्लोज सिस्टम, ध्यान समझिए, कोई भी क्लोज सिस्टम के साथ अगर एनर्जी की इंटरेक्शन होगी तो हमेशा इट विल बी ऑलवेज इन टू फॉर्म्स, आइदर इट इज ऑफ हीट और इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क, नथिंग मोर देन दैट। Once again I am repeating this sentence, whenever a closed system, if it is interacting with its surrounding through energy, so there are only two ways, one is heat and other is work, यही होगा। तो यहाँ दो वर्ड आए, these are the two words we have learned here, that is heat and work।
heat and work. Now the question is, what is heat and what is work? हीट क्या है? तो हीट को अगर हम डिफाइन करें तो इट विल बी डिफाइंड एज any energy interaction that is governed by any energy interaction interaction that is driven or driven by temperature difference. कोई भी एनर्जी का इंटरेक्शन अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण गवर्न होता है तो वहां पे जो काम हो रहा है, जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, जो एनर्जी की इंटरेक्शन हो रही है, दैट इज हीट. Any energy interaction that is driven by the temperature difference, that is governed by the temperature difference, that is heat interaction. Nothing more than that. Second is work. Any other energy interaction than heat is work. Simple. With a system, with a closed system, other energy if any other energy interaction is being done without temperature difference, so that is work. Yeah, we will learn the definition of work, thermodynamic work, that ideally it can be transferred in the form of raising weight or causing some displacement of the weight. So that is thermodynamic work. But according to me, in any closed system there are only two ways of energy interaction. One is heat, other is work. And the energy interaction governed by temperature difference is termed as heat, and all other energy interactions than it in a closed system are through work. That's all. Now we have to understand certain important things about heat and work. Before that, you can see we have learnt about energy, laws of conservation of energy, form of energy, what internal energy is consisted of, that we have learnt. Now we have moved to the fourth topic, that is heat transfer and work. So this we have to learn in a very thorough manner. So let us move to our understanding of work and then to the heat. Okay, so let us understand. So work is what? And if you study physics, if you study thermodynamics, so work is something that is done against the resistive force. Very clear. That is done against some resistance and causes the displacement of the object is termed as
वर्क। ये हमारे दिमाग में बहुत ही क्लियरली रखना पड़ेगा कि वर्क जो है एक ऐसी एनर्जी इंट्रैक्शन है जो किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में की जाए और कैपेबल हो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, या उसके इफेक्ट को हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने की कैपेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकें बाय अरेंजिंग सम हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म, तो देन इट विल बी टर्म्ड एज थर्मोडायनेमिक वर्क। ये बहुत ही जरूरी है समझना। अब मैंने एक वर्ड यूज किया रेजिस्टिव फोर्स। यहाँ बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो आप यही पढ़ते आए हो कि वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ते आए हो। मैं कहता हूँ नहीं, दैट इज रेजिस्टिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अगर कोई कंटेनर हो, ध्यान समझो, इफ there is some container and there is a layer between it, and here a gas is filled, and this side it is vacuum. You just prick a hole inside this membrane. What will happen? The gas will be expanded through whole container, but no work will be done, because there is no resistance in expansion. So that's why the free expansion, the work done is zero. Work done is zero. This is very important thing. So you must understand that work is done against some resistive force, and its effect can be converted into in the form of raging weight. Now the question is that how? Let us take example कि किसी ने कहा कि हम ले लेते हैं एक सेल ले लेते हैं, ओके, let us take a cell and connect it to some fan. Now if you are connecting a battery with some kind of fan, what will happen? This is some motor and a fan will be there. What will happen if this fan is rotated and you have just tied a weight through it? What will happen? This weight will be rising. It means this electrical energy is capable of rising this weight. That is why here some kind of thermodynamic work can be considered. Another example, just suppose one more example I am taking. What can be done? That suppose there is a piston and cylinder arrangement, there is some shaft, and if by any manner you are just compressing a gas, so there is some work that has been done on this system. Now if you add this to some hypothetical arrangement like this, when this link moves, this link is also moving like this, upward or downward. This is capable of raising some weight. So there also we can say that thermodynamic work has been done. तो ये बहुत ही अपने को क्लियर रखना है। तो वर्क जो है हमारे पास बहुत तरीके से हो सकता है। किसी वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हो, उसमें भी वर्क होगा। किसी स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर रहे हो, वहाँ भी आपको वर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम जो करने वाले हैं, नाउ आई एम
switching to a very important topic. Remember, energy and work, heat and work transfer has begun, and now we are going to do closed system analysis. Closed system analysis or PDV work. PDV work or displacement work analysis. So that we will do definitely. Let us see. Let us see how this will be done. Actually, what happens, that we will learn. Suppose if we have a piston cylinder arrangement, if we have a piston cylinder arrangement, and we have just displaced this cylinder by applying force F. By applying force F, this piston is having some area A, and there is some gas inside it that is providing a resistive force, and you are just moving this cylinder, this piston, by a distance of delta x. So as per concept, this gas is being compressed. And what kind of resistance the gas will generate here is due to the pressure of the gas, this gas. Okay, now if we see, the work done in this case is F resistive force into the displacement of the piston, F into delta S. Let me remove this cross mark, because some people will have some confusion. So because work done is dot product, so don't get confused, it is only for indicative purpose. So F dot delta X. Now this resistive force is coming due to the pressure in the gas, and this we can write, force is pressure into area, and delta X will remain like that. Now you see, area into delta X is the change in the volume. So this will be something like P delta V. Now since pressure is changing at every point when the gas is compressed by some piston, so for a very short distance where this delta X tends to 0, so this work can be termed as, dW can be termed as PDV. So this is called closed system analysis. Or PDV work. Now the question is that what kind of work is the work is path function or point function? There must be a question that is work is path function or point function. Let us understand that suppose a system is being moved through some work from one state to other, here state 1 to state 2, in this following this path, but it is returned to initial path by some other path, and it is returned to state 1. Now you see, the amount of work done in from 1 to 2 is not equal to work from 2 to 1. So that's why the work is path function, not a point function.
point function that you must remember. You must remember, you must keep in the mind. Now this formula gives us many aspects. If you draw the PV diagram of any process, so if you are utilizing this, suppose this is, if you are utilizing this particular equation, so you know area under the curve will provide you the energy interaction in the form of work, PdV. Okay, you can see the pressure P can be assumed for a very small length, that is assumed to be constant, and this P delta V is termed as work. So area under the PV curve will give you the work, that you must understand. Now question is, how we will identify that work is done by the system or work is done on the system? Let me first of all clear that what do we mean by done on the system or done by the system. Suppose if you are riding a bike, and this bike is functioning well, so it is doing a work. But suppose bike has stopped and you are just carrying it is not giving you the comfort, you are applying a lot of work on it to move it. So in that case the work is done on the bike. Another example, suppose there is some compressed gas and the piston is left free. So this gas moves this piston outwards. It means here system is doing work. But suppose if you are available with a gas which is to be compressed, so now you have to apply some energy from exterior medium. So in that case the work is done on the system. Now this differentiation in the physics, as in thermodynamics, is being done by the help of some sign convention. When work is done by the system is taken to be positive. When work is done by system. When work is done on the system, it is taken to be negative. This is done on system. So that is very important. You must learn. So this is the very important thing that you have learnt here, that how close system work interaction is being done. I think this lecture is going a little bit longer, so I am stopping here. I will continue the same topic in my next lecture. In next lecture we will learn about some quasi-static processes and how work is calculated in that. Our main area will be isochoric process, isothermal process. Now another constant pressure process, and after that we will learn about adiabatic process and polytropic process. So that we will learn in the next lecture. Till that point, if you have any doubt up to this point, you can ask from me. Then after that I will discuss the heat with you, and we will learn about the relation between heat and work and how heat is transferred in the work. That we will learn in upcoming lectures about the first law of thermodynamics. Okay, so let us end today's lecture. If you have any doubt, you can just comment. I will give you the answer.